नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। हिजाब शब्द का क्या अर्थ होता है? हिजाब अरबी का शब्द है, कई अर्थ हैं। प्रमुख रूप से हिजाब यानी ओट, आड़, नकाब, सिर पर स्कार्फ या दुपट्टा ढकना। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने की मांग पर एक महीने पुराना विवाद अब सिर्फ हिजाब के लिए नहीं दिखता। हिजाब की धार्मिक स्वतंत्रता की यह लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम क्लेश की वजह बन चुकी है। हिजाब की मांग में अल्लाहू अकबर का नारा भी है। हिजाब की लड़ाई में जय श्री राम के नारे लगाती छात्रों की भीड़ भी है। हिजाब उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जजीरा तक खबरों में बना है। एक कॉलेज के मामले में अब पूरी सरकार के विरुद्ध आंदोलन होने लगा है। कॉलेज प्रबंधन के निर्णय के विरुद्ध एक विरोध और सरकार के विरुद्ध सिस्टमैटिक विरोध में फर्क होता है। क्या इसीलिए कहना यह जरूरी है कि सियासत से जरा हिजाब हटाओ मेरे हुजूर? हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोलते। We cannot just give up. We are not ready to give up. 8 फरवरी उडुपी का महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, जहां सिर पर हिजाब और गले में भगवा गमछा पहनकर आने के विवाद में छात्र आमने सामने आए। उडुपी के जिस कॉलेज में छात्र धर्म और धार्मिक प्रतीकों के साथ समानता के नाम पर संग्राम करने लगे, अचानक से हम लोगों को हिजाब निकालने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली हमें बहुत वी फील अनकंफर्टेबल विदाउट आवर हिजाब। हम हिजाब इक्वालिटी चाहिए, वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे। वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतना। जिस जिले से हिजाब के विवाद की लड़ाई शुरू हुई, उस उडुपी के महात्मा गांधी कॉलेज में छात्रों के आमने सामने आने के बाद अब शांति है, क्योंकि हिजाब की लड़ाई में स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद है। कर्नाटक के मांड्या में जिस कॉलेज के इस वीडियो के बाद देश में हिजाब का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जहां जय श्री राम के नारे भी लगे, अल्लाहू अकबर के नारे भी उठे। मांड्या के इस कॉलेज के वायरल वीडियो ने हिंदू बनाम मुस्लिम, इस्लामोफोबिया बनाम तुष्टीकरण, हिजाब बनाम भगवा के विवाद को बहुत बड़ा बनाया। इस कॉलेज में भी अब शांति है। बुधवार को सब बंद रहा। जहां से जन्मा उस कर्नाटक में हिजाब विवाद की स्थिति यह है कि हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्ण दीक्षित की सिंगल बेंच ने हिजाब को लेकर सुनवाई अब बड़ी बेंच को रेफर कर दी। इस बीच बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। लेकिन क्या खबर सिर्फ इतनी है? बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से। जब कोई शहर जलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। हिजाब के मुद्दे पर फैले विवाद में अब देश भर में चर्चा है। कर्नाटक से शुरू हुआ, हैदराबाद में प्रदर्शन होता है, महाराष्ट्र में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मंगलवार को हिजाब पर रोक की बात कहने लगे, बुधवार को बयान से पलट गए। भोपाल में छात्राएं हिजाब पहनकर ही अपने हक की बात करते हुए क्रिकेट, फुटबॉल खेलती हैं। कोलकाता में हिजाब के समर्थन में रैली निकलती है। बिहार में लालू यादव बीजेपी की तरफ से गृह युद्ध की नौबत लाने का आरोप लगाते हैं। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार इस लड़के को प्रेरित किया जा रहा है और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी होगी सब लोग। और उत्तर प्रदेश में हिजाब के मुद्दे पर ओवैसी वोट मांगने लगते हैं। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं। हो सकता है हिजाब से चुनावी राज्य में फायदा उठा लिया जाए, लेकिन क्या अभी हिजाब वर्सेस भगवा के आंदोलन में राजनीतिक फायदे के लिए अपने नैरेटिव के चक्कर में देश की छवि को बदनाम किया जाने लगा है?
मानवाधिकार को कुचलने वाले पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा, मोदी के भारत में जो कुछ चल रहा है वो डरावना है। पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता और विवादों में रहने वाली मलाला यूसुफजई ने लिखा, हिजाब पहने हुई लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। लेकिन बात इसके आगे की है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन लगाई कि भारत में हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम छात्राओं को क्लास में जाने से रोका गया। अल जजीरा ने खबर लिखी कि हिजाब पहनी मुस्लिम छात्रा को हिंदू मॉब ने रोका। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से लिखा गया कि भारत के कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्रा ने आरएसएस के गुंडों का सामना किया। संवैधानिक अधिकार को ही इस तरह से कुचलेंगे तो कोई तो कुछ कहेगा। हम क्यों मौका दे रहे हैं? लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस ऐसे भारत के इंटरनल मुद्दों में होना नहीं चाहिए? लेकिन अब किसको रोक सकते हैं? आप किसका मुंह बंद कर सकते हैं? आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान, उसी को अपहोल्ड करना चाहिए। तो आपकी कहीं चर्चा नहीं हो। एक लॉबी है जिनके पास मुद्दे नहीं है। ये देश में एक उन्माद फैलाना चाहते हैं। उन्माद के माध्यम से ये चुनावों को और देश की आबो हवा को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्माद से देश नहीं चलता। अब दुनिया भर में अखबारों की इन हेडलाइंस को देखकर सोचिए कि जिस विवाद में अदालत सुनवाई कर रही है, वहां भारत की छवि पर सवाल उठाती खबरों के लिए जिम्मेदार कौन है? अब कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में बड़ी बेंच तय करेगी कि क्या स्कूल कॉलेज किसी मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। लेकिन यह निर्णय आने से पहले की स्थिति पर गौर करना बहुत जरूरी है, जो स्थिति कर्नाटक से शुरू होकर पूरे देश में फैल गई। क्या इसमें भी सोच समझकर विवाद को जन्म दिया गया, फैलाया गया और अपने अपने हिसाब से एजेंडा गढ़ दिया गया? वरना हिजाब की मांग में अल्लाहू अकबर क्यों आया? हिजाब विवाद में कांग्रेस के विरोध में, कॉलेज के विरोध में भगवा गमछा, भगवा पगड़ी, जय श्री राम क्यों आया? सारा विवाद बढ़ा है 8 फरवरी को कर्नाटक में मांड्या के कॉलेज के इस वीडियो के बाद, जिसे देखने वालों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार के कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया। जैसे भगवा गमछाधारी छात्रों के सामने अल्लाहू अकबर का नारा लगाती मुस्कान नाम की इस छात्रा में बहुत से लोगों ने शेरनी देख ली। असदुद्दीन ओवैसी तो हर बेटी में यही मिजाज उत्तर प्रदेश में चाहने लगे हैं। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था। मांड्या की मुस्कान को शेरनी बताते सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की जाती हैं। लेकिन मांड्या के इसी वीडियो में बीजेपी सांसद अनिल जैन समेत कई नेता और देश में बहुत सारे लोगों को हिजाब पहनकर आती ये छात्रा उन्माद फैलाने की कोशिश में नजर आती है, शेरनी नहीं। ये उन्माद को फैलाने की व्यवस्था है। स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है, सब बच्चे एक जैसे दिखें, सब जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सबका भेदभाव मिटाकर स्कूल यूनिफॉर्म बनाई जाती है कि सब बच्चे यूनिफॉर्म में एक जैसे रहें। तो स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें सब लोग रहें। यूनिफॉर्म का मतलब ही मतलब एक जैसी फॉर्म। तो यूनिफॉर्म में ये हिजाब और कोई अन्य प्रकार की उन्मादी चीजें लाना और उनको लगाना ये उचित नहीं है, ये गलत है। यानी अपनी अपनी राजनीति के तहत एजेंडा तय हो गया। किसी को हिजाब पहनी छात्रा में शेरनी दिखती है, भगवा गमछे पहने छात्र गुंडे, किसी को भगवा वाले छात्रों के नारे एक्शन का रिएक्शन लगता है और हिजाब पहनकर स्कूल आना उन्माद। एक वीडियो देखकर अपनी अपनी पिक्चर बना चुके लोगों में कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मांग हिजाब की है तो मांड्या के कॉलेज में छात्रा ने हिजाब की मांग पर धर्म का नारा क्यों लगाया? ये सवाल आज तक ने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली मुस्कान से भी पूछा। जवाब सुनिएगा। Exactly what happened is I was just coming for college to just give an assignment. They were not allowing me to go inside just because I was wearing burqa. They were telling me to remove burqa and go inside. And I came, and then again they started Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram.
and I was just passing. Again, a lot of boys were standing, and also they were from outsiders and also from our college also. But our principal and every lectures has supported me, and they started giving slogans like Jai Shri Ram, and they were telling me to remove burqa, then you are allowed to go for college and all. So even I started screaming Allahu Akbar. मांड्या के वीडियो में दोनों तरफ से नारेबाजी दिखती है, लेकिन अब देखिए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश को, जो अपने ही राज्य के वायरल वीडियो में अलग वर्णन करते हैं। It was the girl was coming outside, students were going inside. It was in particular, they did not wanted to get out that girl, but anyhow, I was not in the spot. So by seeing video, we feel like something has happened. But when she was shouting, I think you should also say that when she was shouting Allahu Akbar, there was not even a single student around her. What was the why she provoked saying Allahu Akbar in a college campus? बहुत से लोग कहेंगे यही बात सही है, बहुत से ये भी तुरंत कहेंगे कि अरे लड़के घेर कर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो अल्लाहू अकबर में क्या दिक्कत है। ये सवाल आज तक ने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री से किया है। They were shouting Jai Shri Ram and slogans. Whatever they may be saying, but the boys were not near that girl. What was the provocation required there? See, we should not encourage whether Jai Shri Ram or Allahu Akbar in the institute, our college or school campuses. हिजाब विवाद में इतना तो साफ है कि प्रोवोकेशन यानी भड़काने का काम दोनों तरफ से हुआ, क्योंकि सवाल ये भी हिजाब और कॉलेज के विरोध में एक जैसा भगवा गमछा, भगवा पगड़ी क्यों कैसे आ जाती है। मांड्या के नाम से ही वायरल हुई ये दो वीडियो देखिए। दावा होता है कि छात्रों को कॉलेज आने से पहले एक साथ भगवा गमछे और भगवा पगड़ी बांटी गई। दूसरे वीडियो में दिखता है कि छात्र बाद में विवाद बढ़ जाने के बाद वापस जाने से पहले वही भगवा गमछे, भगवा टोपी एक जगह इकट्ठा करके जमा कर देते हैं। क्या इस तरह हिजाब का हक अदालत से फैसला आने से पहले ही हिंदू बनाम मुसलमान अपना अपना धर्म, अपनी अपनी आजादी के बीच बंट जाता है, या कहें बांट दिया जाता है? जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। इसे और आगे बढ़कर देखते हैं। ये फौजिया राणा है, उत्तर प्रदेश में अपनी शायरी से ज्यादा अब बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मुनव्वर राणा की बेटी है। कांग्रेस नेता है। इनसे संवाददाता अरविंद ओझा ने पूछा, स्कूल में तो यूनिफॉर्म चलती है तो हिजाब पर विवाद क्यों? मेरा एक सवाल है कि क्या स्कूल कॉलेज में तिलक, तराजू, हिजाब, इनकी अगर स्कूल ने बोला है कि हिजाब नहीं पहनना तो ड्रेस कोड है, तो वो फॉलो नहीं होना चाहिए? जरूरी है स्कूल में धार्मिक चीजों को लेकर? देखिए, अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो धार्मिक वस्त्र पहनकर तो माननीय योगी जी भी जाते हैं संसद, भगवा पहन के तो वो भी जा रहे हैं, तो क्या वहाँ ड्रेस कोड नहीं है? सीएम का कोई ड्रेस कोड नहीं होता? सीएम का ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन सीएम तो पूरे राज्य के सीएम होते हैं ना, एक विशेष वर्ग के तो सीएम होते नहीं है। सीएम साहब ने कभी टोपी नहीं लगाई, भगवा वो पहन लिया, तो हम क्या समझें कि एक विशेष वर्ग के ही सीएम है वो? यानी सवाल हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म पर होगा, जवाब योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर सवाल उठाता आएगा। सवाल अब आप भगवा गमछा पहनकर विरोध जताने पर करेंगे तो जवाब पाकिस्तान का जिक्र करते हुए आएगा। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं।
कर्नाटक में हिजाब की मांग करती मुस्लिम छात्राएं हों या फिर मुस्लिम छात्राओं के हिजाब के मुकाबले भगवा पहनकर आने की मांग करते हिंदू छात्र, क्या ये और इनके प्रदर्शन सिर्फ वो टूल किट हैं जिनके सहारे अपने अपने राजनीतिक मकसद को पूरा किया जा रहा है? दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ मुस्तफा, बेंगलुरु आज तक। पुरानी कहावत है कि धुआं उठा है तो आग भी लगी होगी। राजनीति में कहा जाता है कि जातियों का मजबूत जोड़ हमेशा धर्म के मुद्दों से तोड़ दिया जाता है। तो क्या हिजाब विवाद में भी यही हुआ है? दो संगठन हैं, एक है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और दूसरा है हिंदू जागरण वेदिके। ये देखिए, यहां इस तरह से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के संगठन के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने ही उडुपी में सबसे पहले छात्राओं को हिजाब पहनकर आने के लिए उकसाया, जबकि हिंदू जागरण वेदिके नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि इन्होंने हिजाब के विरुद्ध छात्रों को भगवा गमछा डालकर आने के लिए उकसाया। मतलब यह हुआ कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का संबंध एसडीपीआई यानी कि इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक विंग से है और ये दूसरे संगठन का संबंध हिंदूवादी संगठन से है। मतलब यह हुआ कि हिजाब विवाद को लेकर आरोप में पहले से घिरे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य से हमने बातचीत की। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने 4 दीवार के अंदर इसको सॉल्व करने देखा। जब स्टूडेंट्स को फर्स्टली स्टूडेंट्स गए, उनके पेरेंट्स गए सॉल्व करने 4 दीवार के अंदर प्रिंसिपल के पास बात करके, बट वो प्रिंसिपल जब कन्विंस नहीं हुआ, वो लोग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पास अप्रोच करे हेल्प के लिए। तब जाकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल को, इधर का डीडीपीओ को, इधर का एडीसी को, इधर का माइनॉरिटी कमिश्नर को, सबको कन्विंस करने ट्राई करे थ्रू मेमोरेंडम। एंड व्हेन देन दिस ऑफिशियल्स, दिस प्रिंसिपल वेर नॉट कन्विंस्ड, वी हैड टू गो टू हाई कोर्ट and it was in hands of the principal, it was in the hands of local BJP MLA to solve this issue within the college, but they didn't want to do that. They wanted to polarize the voters using the saffron shawls against the hijab. अगर कोर्ट का ऑर्डर हमारे खिलाफ होगा तो हमारी लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अर्जेंसी में एक नया ऑर्डर लाया है कि ये जो सीडीसी कमेटी है उनको पावर दिया है यूनिफॉर्म लाने के लिए। ऐसा जरूरत नहीं था गवर्नमेंट को कि सडन आकर एक ऑर्डर पास करे। जब कोर्ट में मामला है तो हमारा फाइट, हमारा जो आगे आने वाला फाइट है वो गवर्नमेंट का अगेंस्ट होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ब्रिटेन की संसद गुजरात दंगों पर चर्चा कर रही है। बहुत से विशेषज्ञ इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। ब्रिटेन की तरह कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की टाइमिंग पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक का हिजाब विवाद जनवरी में शुरू हुआ, लेकिन उसने तेजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले पकड़ी। सवाल है ऐसा क्यों? जिस तरह से वीडियो बनाया गया, उसे ट्रेंड करवाया गया, उसने भी काफी कुछ कह दिया और उससे भी काफी कुछ समझा जा सकता है। लेकिन असली प्रश्न ये कि हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर होगा? क्या इससे ध्रुवीकरण होगा? उत्तर प्रदेश का संभल 40% मुसलमान मतदाता वाली इस सीट पर ओवैसी बार बार हिजाब वाली घटना का जिक्र करते हैं। सवाल है क्यों? हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है, ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, उस बच्ची के माँ बाप को। उत्तर प्रदेश का बिलारी मुस्लिम बहुल सीट को जीतने के लिए ओवैसी बीबी मुस्कान खान के नाम पर वोट मांगते हैं। सवाल है क्यों? आप बताओ, उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहाँ पर कोई बाप है और कोई माँ है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ। कर्नाटक के उडुपी की घटना उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या चारे की तरह परोसी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में इस घटना का जिक्र करके वोट मांगे जा रहे हैं, उससे सवाल को हर पल मजबूती मिल रही है कि क्या कर्नाटक के उडुपी में हिजाब का पूरा विवाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ही था? क्योंकि कर्नाटक के मांड्या का ये वीडियो आज भले ही देश भर में वायरल हो, लेकिन इसके सामने आने के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे थे। जिस तरह से बुर्का और हिजाब पहने इस छात्रा को कैमरे ने शुरुआत से फॉलो किया, आसपास मचे शोर को कैमरे ने जिस तरह से अनदेखा किया, जिस तरह से हिजाब वाली छात्रा और भगवा कपड़े पहने छात्रों की नारेबाजी पर कैमरे का फोकस रहा,
जिस तरह से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया गया, उसने इस आशंका को गहरा कर दिया कि कहीं इसे उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखकर तो तैयार नहीं किया गया, जहां इसे जोर शोर से मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है, ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें से अधिकतर सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और अमरोहा में तो 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। तो क्या इसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए यूपी से 2000 किलोमीटर दूर के मुद्दे को भुनाने का प्रयास हो रहा है? राजनीति है, ये एक एजेंडा है जिसको बनाया गया है, ये वोटों की एकजुट करने के लिए इस बनाया एजेंडा? जिनको लग रहा है कि सत्ता हाथ से जा रही है। किसकी सत्ता हाथ से जा रही है? आपको लगता है? बिल्कुल, यूपी में सत्ता जा रही है। पश्चिमी यूपी में मतदान से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में हिजाब का विवाद न सिर्फ गूगल पर सर्च किया जा रहा है, बल्कि ओवैसी अपनी सभाओं में इसका हवाला देकर इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। अपनी सभा में आए लोगों से सोशल मीडिया पर कर्नाटक के वीडियो को देखने की सलाह दे रहे हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए, और अगर और हौसला हासिल करना है तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है, तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा, अल्लाहू अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहू अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमौली में अच्छा फैसला ले लोगे कि अब डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई को कर्नाटक के हिजाब विवाद के इर्द गिर्द रखने की कोशिश हो रही है, जिसे पुख्ता करने के लिए ओवैसी मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनकर वोट देने की अपील भी करते हैं। और जो हमारी माँ और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे ओवैसी तू हिजाब को ला लिया। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहना? हिजाब की घटना को कैश करवाने और उसे मुसलमानों से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश सिर्फ ओवैसी की तरफ से नहीं होती। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी भी हिजाब वाली छात्रा मुस्कान को 5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा करके इस मुद्दे को गरमाने से नहीं चूकते। जमीयत उलेमाए हिंद उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक दखल रखने वाली संस्था है, जिसकी तरह कई मुस्लिम संस्थाएं मुस्कान के घर जा रही हैं। शेर दिल उस बच्ची को मैं सलाम करता हूं, जिसने उस दरिंदों के बीच में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। यह सबक और ये दर्स हमें करबला से मिला है, और हमें
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शेर दिल बहन जनाब ज़ैनब से मिला है। उसी से मुतासिर होके इस बच्ची ने उन गमछाधारियों के ऊपर जिस तरीके से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। पहले चरण के चुनाव से ऐन पहले बने इस माहौल से सवाल उठते हैं कि क्या जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारों के वीडियो की टाइमिंग का संबंध यूपी के चुनाव से है। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहाँ पर कोई बाप है और कोई माँ है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ, छत पे भी खड़े हाथ उठाओ। डर रहे क्यों? समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुरखा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अब सवाल यह है कि ओवैसी की इस तरह की बातें सुनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोटर किसे वोट देगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27% मुसलमान मतदाता है। इसके बाद 25% दलित, 17% जाट, 8% राजपूत और 7% यादव है। याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था, लेकिन पिछले महीने इसे लेकर यूपी के चुनाव में कोई बयानबाजी नहीं हुई। लेकिन यूपी की 58 सीटों पर वोटिंग से ऐन पहले इसे गरमाने की ओवैसी की तरफ से हर संभव कोशिश हो रही है, जिसमें वोटरों को रिझाने के लिए मुस्कान के पिता से पहले भी मुलाकात का दांव शामिल है। हम उस बच्ची से वीडियो कॉल भी करके आए हैं। मैं मुस्कान से उनके वालिद से बात किया, उनके वालिद को कहा कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, उसको उसके हिम्मत और हौसले को अल्लाह और बुलंद करे। तो उस बच्ची ने हमसे भी बात की और उसने कहा कि ओवैसी साहब, हम आपके भाषण को सुनते हैं। मैंने कहा अरे यहां भी सुन रहे हैं, मगर खैर हम मुबारकबाद देते हैं। कर्नाटक में हिजाब का मामला अचानक गर्म होना, वीडियो को ट्रेंड करवाकर यूपी चुनाव में इसकी एंट्री करवाना और अब ओवैसी का एक कबूलनामा कि वो मुस्कान के पिता से पहले भी मिल चुके हैं, ये बताता है कि राजनीति के इस इत्तेफाक में कई गहरे राज छिपे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश चुनाव में छा चुका है। ओवैसी लगातार इस मामले को अपनी सभाओं में उठा रहे हैं, जिससे प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे? हिंदुओं के वोट पर इसका क्या असर होगा? क्या इस मुद्दे से उत्तर प्रदेश में जाति का बंधन टूट जाएगा या फिर जाति एक बार फिर से धर्म पर हावी रहेगी? अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। कर्नाटक से निकला हिजाब वाला मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भोपाल में तो छात्राएं हिजाब पहनकर खेल रही हैं, अपना विरोध जताती हैं। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस मुद्दे का क्या असर होगा? आपके मन से जुड़े इस सवाल पर हमने CSDS के निदेशक संजय कुमार और राजनीतिक जानकार योगेश मिश्रा से बात की। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का विवाद चुनाव पे कितना असर डालेगा? कुछ न कुछ तो असर डालेगा। कोई भी मुद्दे, नए मुद्दे आते हैं, इसका चुनाव पर असर पड़ता है, वोटरों के मन पर असर पड़ता है। तो ये मुद्दा जितना गरमाएगा, मुझे लगता है ये मुद्दा चुनावी मुद्दा भी बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर हो रही है। आप देखिए छोटे छोटे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भगवान लोग श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक लड़की भी है जो हिजाब पहने हुई जा रही है। तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग,
ताकि पुरानी जो यादें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के वो एक बार फिर ताजा हो जाएं। ओवैसी कह चुके हैं कि वो यूपी में काशीराम की पॉलिसी पर चल रहे हैं, जो कहती है कि पहली बार हारने के लिए चुनाव लड़ो, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए। ओवैसी ने इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसमें वो सबसे ज्यादा जोर मुस्लिम बहुल सीटों पर लगा रहे हैं। लेकिन सबकी दिलचस्पी इसमें है कि क्या ओवैसी भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे। लोग अक्सर मुझसे बोलते कि ओवैसी तेरे भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, मगर क्या वो वोट में तब्दील होगा। मैं उनसे कहता हूं कि जब आवाम आ चुकी है तो वोट में भी तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने ये बात मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट पर कही। मुरादाबाद की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पिछली बार कब्जा किया था, लेकिन इस बार मुरादाबाद में बीजेपी को कमल खिलने का पूरा भरोसा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सभी बड़ी पार्टियों ने ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सपा के गढ़ में हिंदू प्रत्याशी उतारा है। अगर ओवैसी ने यहाँ पर अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाए तो मामला पलटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से जाट वोट बैंक नाराज बताया जा रहा है, जिसे रिझाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी को तभी फायदा हो सकता है जब ओवैसी मुस्लिम वोट को बांटे, लेकिन क्या अपने दम पर ओवैसी ऐसा कर सकते हैं? ये चुनाव एक मामूली चुनाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता यूपी का। इस चुनाव में बिल्कुल 2 ध्रुवों में बटा हुआ चुनाव है और पहली बार मुझे लग रहा है, और काफी सालों के बाद शायद ऐसा लग रहा है, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाता हैं, यादव हैं और बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं, उन्हें लग रहा है ये एक मौका है बीजेपी को सत्ता से हटाने का। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का में बिखराव हो और वो टूट करके कुछ ओवैसी के पक्ष में चले जाए, कुछ बीएसपी के पक्ष में चला जाए, ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2015 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी के अधिकतर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 2020 के चुनावों में ओवैसी ने अपने दम पर आरजेडी की लुटिया डुबो दी थी। उसके प्रत्याशी कम अंतर से चुनाव हार गए और ऐसा ओवैसी की वजह से हुआ। इसीलिए ओवैसी फैक्टर को यूपी में नकारा नहीं जा सकता। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।